जब मेरी आँख खुली तो कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। ना वो लड़की, ना ही वो वहशी दरिंदा हारिस। एक दो पल के लिए मेरा ज़हन माऊफ सा हो रहा था। फिर मैंने उस बारे में सोचने लगी, जिस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आई थी। आखिर ये हारिस क्या करता रहा था अपनी ज़िंदगी में? ये वहशत, ये दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, इंसानियत से भी घिरी इसकी हरकतें। क्या कोई इंसान इतने बड़े अदारे में पढ़ने के बाद इंसानियत से ऐसे भी गिर सकता है? ये सारे सवाल मेरे जहन में चकरा रहे थे। जिस तरह का मंजर देख चुकी थी, जिस सिचुएशन में मैं थी, वो मेरे साथ भी कुछ इससे मुख्तलिफ करता, जैसे वो इस लड़की के साथ कर रहा था। मैंने फर्श पे गिरी उसकी लाश की तरफ नहायत हकारत से देखा था, जो कि मेरा महबूब भी था। मैं ऐना हूँ, एक एहसासे कमतरी की मारी लड़की, जिसको बचपन में ही कम खूबसूरती की वजह से नज़रअंदाज किया गया। हमेशा मेरी सांवली रंगत पे छूट की गई। हमेशा मेरे साथ कमतर रवैया रखा गया। मेरा एतमाद का खून किया गया। मैं चाह के भी वैसे लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकी, जैसे कि दूसरे मेरे कज़न हंसी मजाक करते थे। मुझे मेरी रंगत की बुनियाद पे दोगला रवैया रखा गया। स्कूल में मुझे बुली किया गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। कॉलेज में आने के बाद भी हालात मेरे लिए कहाँ बदले। फिर जब मेरे चचा ने मुझे मेरे जिस्म को छुआ, तब मैं चीखी थी, रोई थी। मगर किसी ने मेरी बात को ना सुना था। किसी ने मेरी इस बात पे यकीन तक ना किया। मैं ऐना हूँ, अपने खोल में बंद ख्वाबों के शहजादे की तलाश में फिरने लगी थी। होता है ना ऐसा, जब सारी दुनिया आपको ठुकराती है तो एक ऐसे प्रिंस की ख्वाहिश होती है कि वो अचानक से आएगा और ज़माने के सारे दुख और परेशानियां मिटा देगा, जैसे जादू की छड़ी उसके हाथ में हो। मैं भी ऐसे ही शहजादे के ख्वाब देखना शुरू हो गई थी। जब मैंने हारिस को देखा था तो मुझे यकीन नहीं आया कि वो वैसा ही था जिस तरह के ख्वाब मैं देखती थी। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। मुझे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हुई जो एक दरिंदा था। ये मेरी कैसी मोहब्बत थी, जिसने मुझे ऐसी जगह पे ला पटका था जहाँ का तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकती थी। ये मोहब्बत की कौन सी शक्ल थी? मोहब्बत के नाम पे किसने किसको बेवकूफ़ बनाया था, मैंने या उसने? मेरी नज़रें एक बार फिर फर्श पर पड़ी हारिस की तरफ उठी थी। मैं जिस हालत में बेबसी से इस वक्त मुब्तला थी, उसका बायस भी वो तो मैं ही थी। मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा। मेरे जिस्म में मौजूद जो लिबास था वो मेरे बदन के साथ चिपका हुआ था। ये फ्राक नुमा कपड़े का बना हुआ था, मेरी टांगों से काफ़ी ऊपर तक आता। ये लिबास अब मेरे जिस्म के तमाम पोशीदा असरार को दिखा रहा था। उसका नहायत गहरा गला। मैं जब जब अपनी कलाइयों को आज़ाद करने की कोशिश करती, ये बेहुदा लिबास मेरे जिस्म को और भी उभारता। अगर उस वक्त मेरा बाप ही मुझे देख लेता जिस हालत में मैं थी, वो तो शर्म से मर ही जाता। मुझे याद आया, मैं तो अपने बाप को भी तो बताकर नहीं आई थी। जब मेरी गुमशुदगी का उन्हें पता चला होगा तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन वो मेरी गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। मैं इस अंधेरे कमरे में बैठी थी जहाँ पे मौत जैसा सन्नाटा तारी था। मेरा लिबास मेरे तमाम जिस्म के खतूत को ज़ाहिर कर रहा था। फिर मुझे याद आया था, जब मैं अपने जिस्म को छुपाती थी, उसी जिस्म को जिसका ज़ाहिर किसी मर्द ने देखा तक न था। मगर अब मैं चाह के भी छुपा नहीं सकती थी। मैं स्कूल के ज़माने से ही पर्दा करने लग गई थी। मैं अपने आप को सर से पाँव तक ढकती थी। यही रूटीन मेरी यूनिवर्सिटी में भी जारी थी। मेरी क्लास का कोई भी लड़का इसीलिए तो मेरी तरफ बढ़ता नहीं था। भला एक लड़के को किसी ऐसी लड़की के जिस्म में क्या अट्रैक्शन फील होती जो अपना आप छुपा के रखती थी? ये मेरी ही गलती थी जो मैंने मसलसल और शदीद पागलपन की हद तक हारिस को देखने लग गई थी। आखिर मैं उसे क्यों देखने लग गई थी? महज इसलिए कि वो गुड लुकिंग था, डैशिंग था, स्मार्ट था। ऐसे तो बहुत से यूनिवर्सिटी में थे जिससे भी कोई लड़की मुतासर हो सकती थी। फिर मेरी नज़रें क्यों सिर्फ हासर का तवाफ़ करती थीं? वो कैसे चल के आता है, वो कैसे मुस्कुराता है, वो बातें कैसे करता है, उसके हाथ, उसका स्टाइल, उसके बाल, उसका जिस्म का हर जाविया से हरकत करता। मैं कितनी शिद्दत के साथ उसे देखा करती थी। मेरी नज़रों का इर्तिकाज़
उसने शायद देख लिया था, इसीलिए वो मेरी तरफ बढ़ा था। हालांकि मैं बुर्का पहनती थी, मगर नज़रें जब भी किसी मसलसल फोकस की जाएं तो कोई नोटिस ना करे, ये बचकाना सी बात लगती है। इसीलिए वो मेरी तरफ खिंचा चला आया था और मैं हैरान रह गई थी कि ये मुआवजा कैसे हो गया। सारा के साथ उसका फेयर तो मैं देखा करती थी, कैसे वो हर दम उसके साथ साथ रहता। अब मेरी तरफ बढ़ना ये मुआवजा ही था। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। वो मुझसे ऐसी जगह टकराता जहाँ किसी के ना देख लेने लिए जाने का इम्कान हो। मैं लाइब्रेरी जाती, वो पीछे पीछे खिंचा चला आता। मैं अकेली बैठी होती, क्लास में नोट्स बना रही होती, वो साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ जाता। मेरी सरगर्मियों को देखता रहता। वो मुंह से कुछ ना बोलता, हाँ, मगर उसकी नज़रें मुझे देखा करती थीं। मैं पर्दे में होती, मगर फिर भी मुझे यूं लगता जैसे मेरे जिस्म के हर जाविये को देख रहा है। जैसे दीवानगी पहले मेरे अंदर थी, इसीलिए वही अब वो कर रहा था। तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। फिर वो मुझसे टकराना शुरू हो गया। मैं उसकी इस तरह की हरकतों को बजाय सर्जिश करने के मज़ीद मीम्स करती थी। यही मेरी ही तो गलती थी। अगर मैं उसे रोक देती तो वो क्या रुकता नहीं, लेकिन मेरी आंखों के गिर्द तो जैसे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वो अब मुझसे बात करने लग गया था। वो बहाने से मेरे पास आता था। जगह वो ऐसी डिसाइड करवाता था जहाँ किसी के लिए देख लेने जाने का कोई इम्कान भी नहीं होता था। वो पहले ही मेरे बैग में कोई पर्ची रख देता जिसका मुझे पता भी नहीं चलता था, और वो जब घर में जाके बैग खोलती तो मिलने की जगह का लिखा होता था। ये छुपन छुपाई का खेल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं अब उससे बात करने लग गई थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी आदी होती जा रही थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि कोई मुझे सराहे, कोई मेरी तारीफ़ करे। अगर वो तारीफ़ करे जिससे आपको मोहब्बत हो तो ये मोहब्बत तो दो तहाशा हो जाती है। फिर मैं अगली मुलाकात में बुर्का उतार के बैग में रख लिया था। तब उसकी नज़रों का वालहाना इर्तकाज़ मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मैं खुद में सिमट सी गई थी। वो मेरे चेहरे, मेरी मासूमियत को सराह रहा था, और फिर मैं उसकी तारीफ़ों पे शर्म से सर तक उठा नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी वो मोहब्बत से मुझे हासिल करे, मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मगर वो मुझे देखता ज़रूर था, मगर उसकी बातें ज़्यादातर शौक सी होती थी। वो मेरे जिस्म की तारीफ़ करता था, मगर इजहार नहीं करता था। ये तशंगी थी जो मुझे उसके साथ खुल के कुछ कहने को बाज रखती थी। फिर वो एक दिन वो शतरंज की बिछात ने मेरा मुंतज़र था। जब मैंने उसकी शर्त सुनी तो मेरा जिस्म में अजीब सा नशा उतरना शुरू हो गया था। इस खेल में अलफ बे तक जानती नहीं थी। जब उसने मुझे छुआ तो मेरा जिस्म एक पल के लिए साकत हुआ था। फिर जब जब उसके होंठ मेरे जिस्म को छूते तो मैं जैसे दीवानी सी हो जाती थी। मेरे अंदर जैसे आग सी भर जाती थी। मुझे उस खेल में मज़ा आने लग गया था। मैं जानबूझ के ये गेम हार जाती थी कि वो मुझे छुए। उसकी बाहों का मजबूत घेरा जब तंग होता तो मैं शर्मा सी जाती। जब उसके होंठ मुझे चूमते मैं बेकरार हो जाती थी। तो ये थी मेरी अंधी ख्वाहिशात। मुझे जिस सिचुएशन में डाल दिया था वो इतनी गैर मामूली होंगी, मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे जैसे बेवकूफ़ भी होगा जिसने मोहब्बत की तलब के लिए अपने जिस्म को ऐसे शख्स पे दान कर दिया था जिसके अंदर की हवस मुझे बार बार रुस्वा करती रही। मैं सब कुछ जानते बूझते ये सब करती रही, महज सरो लज्जत हासिल करने के लिए। क्या मेरी अंधी ख्वाहिशात की कोई हद भी नहीं थी? क्या मैं खुद को रोक नहीं सकती थी उसके बढ़ते हाथों से? मैं जो जहाँ कैद थी ये मेरी अपनी वजह से नहीं थी। ज़्यादा कसूर किसका था? मैं यहाँ गुप अंधेरे में बैठी खुद का मुसाहबा कर रही थी। मैं सिर्फ सांस ही भर के रह गई थी। मेरा हल्क मदद के लिए चीख चीख खुशक हो चुका था। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी। मैं इर्द गिर्द नज़रें दौड़ा रही थी और एक हाथ बेड के नीचे से सिरकता हुआ आया और मेरे पैरों से होता हुआ मेरी टांगों के बीच चलने लगा। उसके बाजू भी अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। मेरे अंदर खौफ की लहर सी जागी थी। वो हाथ मेरी दोनों टांगों तक आके रुक गया था। फिर ज़रा सी ज़ोर से उसके हाथ और बाजू के बाद पूरा जिस्म मेरी नज़रों के सामने नमूदार हुआ, और जो चेहरा मैं देख रही थी वो कोई और नहीं हारिस था। वही हारिस जिससे
मैं मोहब्बत करती थी। अब वो मेरी तरफ मुस्कुराहट उछालता देख रहा था, शौक सी मुस्कुराहट जिसकी मैं दीवानी हुआ करती थी। मैं एक टिक उसकी तरफ देख रही थी। तुम तो मर गए हो, फिर मुझे दिखाई कैसे दे रहे हो? पहले मैं उससे सवाल करती, फिर वो मेरी आवाज़ में जैसे सरगोशी सी आ गई थी। हाँ, अफसोस, मैं ऐन मौका पे मर गया, जबकि मुझे तो अभी बहुत कुछ तुम्हारे साथ करना था। वो खबासत से हंसा। मैं उसकी हंसी कितनी दिलकश लगा करती थी, मगर अब जहर लग रही थी, वैसे ही जैसे तुमने उस लड़की के साथ किया, और सारा के साथ भी वैसे ही तुमने किया। मैं जैसे चीखी थी, इतना बोल के भी मेरी आवाज़ और जैसे बंद हो गई थी। नहीं यार, तुम्हारे साथ तो मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। तुम्हारे साथ तो भरपूर सेक्स करना चाहता था, तुम्हारी वर्जिनिटी को ख़त्म करना चाहता था, मगर मौत ने मुझे ले लिया। वरना जो मैंने सोचा था वो मैं ज़रूर करता। मैं उसकी बातों पे एकदम से सुर्ख पड़ गई थी। वो उस वक्त बिल्कुल बरहना खड़ा था। उसका मजबूत जिस्म जैसे किसी देव की तरह लगता था। फिर एकदम से वो मेरे ऊपर आने लगा। यूं उसका एक हाथ मेरी दाईं था और दूसरा हाथ मेरे बाएं था। मैंने अपनी टांगों की मदद से उसे अपने से हटाना चाहा, मगर हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं था। मुझे महसूस हो सकता था, मगर ज़ाहरी वजूद नहीं था। भला मेरे मरे हुए का भी कभी कोई जिस्म हुआ करता है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब और करीब आता जा रहा था, वही शौक सी मुस्कुराहट के साथ। फिर उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। मेरी सांसें जैसे मेरे सीना छेद के बाहर आना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और खौफ से कपकपा सी गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल साकत थीं, जैसे किसी मुर्दे की बेजान आंखें होती हैं। मैंने बेख्तियार नज़रें झुका ली थीं। वो मुझ पे झुक आया था। मैं तो तुम्हारे इन होंठों की नरमी को महसूस करना चाहता था, तुम्हारे इन गालों की मासूमियत को अपनी ज़ुबान से छूना चाहता था, तुम्हारी गर्दन पे अपने बोसों की बारिश से तुम्हें तरोताज़ा करना चाहता था। जब तुम मेरी बाहों में मज़ीद समा जाती तो मैं तुम्हारे बालों पे अपना लम्स लगाता, फिर शर्म से तुम मेरी तरफ देखती और मैं तुम्हारे होंठों को चूमता। वो मेरे चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया। उसकी हिजानी आवाज़ में कान सरगोशियाँ कर रहे थे। महसूसात का ये अमल मेरे जज्बात को मज़ीद सर्द करता जा रहा था। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। एक जैसे वजूद को मैं खुद पर से कैसे हटाती, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं था, मगर मेरे कान गूंजती उसकी सरगोशियाँ मुझे पागल कर रही थीं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं बेबसी से बस इतना ही कह पाई थी। तुम्हें, तुम्हारे इस जिस्म को, अपनी रूह को तरोताज़ा करना चाहता हूँ। मेरी तलब तुम थी, मेरी चाह तुम थी। तुम्हारे जिस्म तलब देखो, मुझे मर के भी चैन नहीं लेने दे रही। मेरी इस तड़प को तुम ही ख़त्म कर सकती हो। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा अब जैसे जकड़ा हुआ था। मैं महसूस कर सकती थी वो जज्बात किस मरहले में आकर मरा था। देखो, मुझे आज़ाद कर दो, मेरी हथकड़ियों को खोल दो। तुमने मुझे बांधा था, अब तुम ही मुझे रहा भी कर दो। मैं अल्तजाइया अंदाज से उस कहती। वो मेरी तरफ बस सर्द सी नज़र डाल के रह गया था। फिर वो मेरे होंठों को अपने उंगलियों से मसलने लगा। वो अपने होंठों को मज़ीद मेरे करीब ले आया था। मैंने बड़ी शिद्दत से अपना चेहरा दाईं बाईं किया था। तुम्हारे होंठ तो बहुत खुश्क हो रहे हैं स्वीटहार्ट। इतने प्यासे होंठ, कैसे तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? वो मुझसे पूछ रहा था। मैं ना चाहते हुए भी सर हिला गई थी। फिर वो अचानक मुझ पर से उठा था और कमरे से बाहर चला गया था। मैं कुछ मिनट तक इंतज़ार करती रही। फिर जब वो कमरे में नमूदार हुआ, उसके हाथ में एक गिलास भी था। वो चलता हुआ मेरे पास आके रुका था। फिर उसने गिलास में मेरे चेहरे के करीब कर दिया। मैंने मुंह खोला ही था पानी के लिए, उसने बिल्कुल मेरे मुंह के पास से गिलास लिया और सामने पड़े टेबल पर जोर से गिलास रख दिया था। मैं मुंह खोले उसकी इस हरकत को घूरती रह गई थी। ये क्या हरकत है? मुझे पानी दो। वो गिलास के साथ बैठ गया था। ऐसे उसके हाथ दोनों तरफ दाएं बाएं थे और मेरी तरफ देखने लगा था। मैं अपनी असली शौक से मुस्कुराहट के साथ, तुम्हें आखिर किसकी ज़्यादा प्यास है, मेरी या फिर उस पानी की? मेरी तरफ मानी खेज नज़रों से देखता
वो जो मानी लहजे में बोला था। पानी की, ला दो मुझे पानी, मैंने एकदम से कहा। लेकिन पहले तो तुम्हें मेरी चाह थी। तुम यूनिवर्सिटी में कैसे मुझे प्यासी नज़रों से देखा करती थी, क्या तब तुम्हें मेरी तलब नहीं थी? वो मुझसे सवालिया नज़रों से कहता, वो जैसे चोट कर रहा था। मैंने जो कुछ तुमने किया है, मैं कभी भी पजीराई नहीं की थी। मैं नज़र झुकाते हुए कहा था। वो एकदम से एक बार मेरे ऊपर आ गया था। मेरा चेहरा अपने हाथों में थामे मुझे बेबस करने लगा था। झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी चाह थी, इसीलिए जब मैं तुम्हें छूता था तो तुम मेरी बाहों में समा जाती थी। तब रोक देती, कह देती ये सब नहीं करो, मगर तुमने मुझे रोका ही कब था? वो पजीराई ही तो थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि तुम इतने सफाक हो। अगर मुझे तभी पता चल जाता कि तुम क्या हो तो मैं कभी तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं। तुम एक कातिल थे। मैं जहर भरे लहजे में बात को बदला था। वो सब जो होता था उसमें गलती मेरी क्या थी? वो मना कर देती, मैं रुक जाता। वो लड़की मना करती रही। तुम नहीं रुके थे। तुमने क्या किया उसके साथ तुम्हें पता भी है। तुम मुझे भी यहाँ इसी मकसद के लिए लाए थे, इसीलिए मैं कुदरती तौर पे बच गई। मैं तुम्हारे साथ वैसा बिल्कुल ना करता स्वीटहार्ट। तुम्हारे साथ तो मैं वैसा करता जैसे कोई महबूब करता है। तुम्हें छूता अपने होंठों के साथ, तुम्हारे इस चेहरे को, तुम्हारे कानों को, अपनी शिद्दत से तुम्हें अपना आप दिखाता। मगर मेरी ख्वाहिशात को मौत खा गई। उसका लहजा बोझल होने लगा। ये बोझल सांसें मेरे अंदर जिस तरह की नफ़रत पैदा कर रहे थे, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी बेजान आंखों में देख रही थी जिसमें मौत साफ नज़र आ रही थी। तुम मुझे अब हासिल नहीं कर सकते हो। तुम अब बेजान हो चुके हो। तुम्हारा जिस्म मुर्दा हो चुका है, उसमें कोई जान बाकी नहीं रही है। तुम मान लो ये सब हकीकत है। तुम्हारे जज्बात जितने भी थे वो तुम्हारी ज़िंदगी तक ही थे। अब तुम वो जज्बात भी पैदा नहीं कर सकते हो। मैंने वाज़िया लफ्ज़ों में उसकी तरफ देखती कह रही थी, जो अब मेरी गर्दन पे झुका हुआ था। मगर ऐसा कर भी ले तो मुझे क्या होना था? वो एक बेजान शख्स था। मैं जानता हूँ ये बात। मैं तुम्हें जिस्मानी तौर पे छू नहीं सकता, लेकिन ये बात है कि तुम्हें मेरे जज्बे महसूस मैं करवा के रहूँगा। तुम्हारा वो ग्रेस जिसको ख़त्म करने के लिए मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा था, तुम्हारी वो शर्म जिससे मैं तुम्हारी मासूमियत कायम थी, मैं ज़रूर ख़त्म करके ही रहूँगा। वो बड़े अज़म से बोला था। मैं बस इस अज़ाइया हंस रही सकती थी। मगर अफसोस तुम जिस्मानी हकीकत में मौजूद नहीं हो। मेरा जिस्म मौजूद नहीं। जब तक तुम हो इस दुनिया में तब तक मैं रहूँगा। और मैं तुमसे वादा ऐना कि मैं तुम्हें अपनी शिद्दतें ज़रूर महसूस करवाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक फिर मेरे चेहरे को अपने हाथों में जकड़ रहा था। मैं बेड की बैक तरफ उसके साथ टेक लगा चुकी थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और अब कुछ गुनगुनाने भी लगा था। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें हटा दी थीं। उसके गुनगुनाने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। मैंने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने जिस्म में शदीद नकाहत महसूस हो रही थी। कुछ खा ना सकने के बाद मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो एकदम से जैसे हवा में तहलील हो चुका था। मैंने शुक्र अदा किया था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी सी होना शुरू हो गई थी और वो कुत्ता जो पता नहीं कहाँ चला गया था, एक बार फिर कमरे में आ चुका था और उसके छरछर करती आवाज़, लाश को नोचने की आवाज़ मेरे पेट में शदीद सी गिरहें पड़ना शुरू हो गई थीं। मैंने एक बार फिर उसकी तरफ से नज़रें हटा ली थीं और हल्का हल्का सा जोर लगाने लगी थी, मगर हथकड़ियाँ बहुत मजबूत थीं। वक्त कुछ और आगे सिरका था। अब मैंने अपने जिस्म को हरकत देने लगी थी। अपनी टांगों को ऊपर उठाते जिस्म को हल्का हल्का दाएं बाएं करती, मैं जैसे एक्सरसाइज कर रही थी और करती भी रही कि मैं एक पोजीशन पे लेटे लेटे तंग आ चुकी थी। अपने जिस्म में अकड़ते महसूस होते हुए ये सरगर्मी मुझे कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। मेरा गला जैसे खुश्क हो रहा था। मैं बिल्कुल बेयारो मददगार थी। अगर मैं यहाँ ही मर जाती तो
मुझे यकीन था उस कुत्ते की खुराक ही बनती। ये सोचते हुए मुझे जर्जरी सी आ गई। मैं अपनी सोचों को एक बार फिर हटाने लगी। इस तरफ से मैंने कमरे में एक बार फिर से नज़रें दौड़ाईं। वो कुत्ता अब एक बार फिर कहीं चला गया था। फिर मेरे कानों ने दूर दूर से कुछ खटपट सी आवाज़ें सुनी थीं। ये कैसी आवाज़ है? मैंने खुद से सवाल किया था। फिर ये आवाज़ कुछ भारी सी लगने लगी थी, जैसे किसी इंसान के चलने की होती है। मेरा दिल धड़-धड़ करने लगा था। मेरे कान खड़े हो गए थे। किसी के चलने की आवाज़ मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मैंने बेताबी से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा था और जो शख्स कमरे में नमूदार हुआ था वो वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जो कि सारा के केस पे इंक्वायरी कर रहा था, जो कि मुझे भी एक बार पूछ चुका था सारा के सिलसिले में, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उसने पूछगिछ की थी। ये इंतहाई ईमानदार शख्स था, जैसे आम एजेंसी के अफसरान होते हैं। वो वैसा करप्ट नहीं था। जब वो मुझसे सारा के मर्डर के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा था तो वो इतने सिंपल तरीके से पूछता था कि सवाल के सामने वाला बंदा पहले पहल रिलैक्स फील करता, फिर अपनी पटारी से मुश्किल सवाल निकालता और अगले को कंफ्यूज कर देता था। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था और मैं उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी कि खुदा मुझ पे मेहरबान हो गया था। तुम वही हो ना, सारा की यूनिवर्सिटी फ़ेलो? आई कांट बिलीव दिस। व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? वो मुझे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करता। फिर वो कमरे में अंदर दाखिल हो गया था। फिर मज़ीद चौंका जब उसने नज़र हारस की नोची गई लाश पे नज़र पड़ी। वो मेरी तरफ एक बार फिर देख रहा था, मशकूक सी नज़रों के साथ। मैं फ़ौरन आ बोली, ये मर चुका है। मगर कैसे? क्या हुआ है इसके साथ, और ये इसकी डेड बॉडी के साथ? और ये है कौन? वो बहुत से सवाल मुझसे करने लग गया था जिसके जवाब मैं उसे दे सकती थी। वो पंजों के बल फर्श पर बैठा था। ये तो हारिस यज़दानी है। यज़दानी अंकल का बेटा है। ओ गॉड, आखिर क्या हुआ है इसके साथ? और तुम्हारी ये क्या? वो ऐसे ही बैठे बैठे मुझ पर नज़रें डाल रहा था। उसने शदीद मेरे जिस्म पे मौजूद कपड़े, जिसे कपड़े कहना भी तौहीन होगी, पे जैसे चोट भी कर रहा था और पूछ भी रहा था। मेरा चेहरा एक बार फिर तपना शुरू हो गया था शर्म से। तो एक मर्द ही वो। मेरे बंधे हाथ ने मुझे कितना बेबस कर दिया था। मैं अपने जिस्म को किसी भी दुपट्टे से छुपा तो नहीं सकती थी। आखिर हुआ क्या है यहाँ? मुझे कुछ बताओगी तुम? वो मुझसे इस्तफसार कर रहा था। ये सवाल कितना मुश्किल था और जवाब देना उससे भी मुश्किल। मैं उसे क्या जवाब देती? महज सर ही झुका के रह गई थी। वो अब लाश का मुआयना कर रहा था। उसकी ये हालत कैसे हुई है और इस घर में दूसरे लोग कहाँ पे हैं? वो एक बार फिर मुझसे पूछ रहा था। इस घर में और कोई नहीं है। ये लॉक्ड था। हारिस ने ही इसको खोला था। मैं हारिस के साथ ही इस घर में आई थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पहले मेरी हथकड़ियों को लॉक ओपन करो। मैं उसे सब बताना चाहती थी। हारिस की असलियत, मेरी यहाँ मौजूदगी और मेरी जो हालत हो गई थी वो, और हारिस की डेथ के बारे में भी। इसलिए मैंने उसे कहा था मिन्नत भरे अंदाज में, हथकड़ियाँ खोल दो। किसने बांधा है तुम्हें? वो जो इसकी लाश का मुआयना कर रहा था। मेरे जवाब पे मुझसे तफ्तीशी अंदाज में पूछ रहा था। फिर वो मेरे करीब आने लगा। हारिस ने, मैंने उसे जवाब दिया था सर झुका के। वो मेरे करीब आ चुका था। इससे पहले वो मेरे बेड के नज़दीक पहुंचता, एक चटक की आवाज़ मैंने सुनी। मैंने बेख्तियार अपना सर उठाया। वो अफसर सामने कुर्सी पर धड़म से गिरा था और उसको मारने वाले को मैं खौफजदा नज़रों से देख रही थी। वो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बड़ी ज़ोर से कुर्सी पे गिरा। मैं जो उस उम्मीद पे थी वो मुझे इस कैद से आज़ाद करेगा, मैं बस मुंह ही देखती रह गई थी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अचानक था। आखिर हुआ क्या था उसे मैंने बहुत गौर किया, मगर मैं निशानदेही नहीं कर पाई थी। पहले हारिस, अब ये बंदा। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या इस घर में कोई असेब वगैरह तो नहीं है? मैंने वाज़िया एक आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई किसी पे हमला आवर होता है, किसी भी वज़नी लोहे की चीज़ के साथ।
मैंने खौफजदा अंदाज में पूरे कमरे में देखा था, मगर यहाँ हनूस ऐसे खामोशी थी जैसे कब्रिस्तान में खामोशी होती है। मेरा दिल जैसे बाहर आने को था, मगर अब मैं खुद में इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई थी कि इस वाक़या पे चीख ही सकूं। मैंने एक बार फिर उस पे जो अभी हुआ था, एक पल में इस पर गौर किया। वो अभी तो मेरे नज़दीक पहुंचा था, फिर ऐसा क्या हुआ था? मैंने कुर्सी पे बेहंगम अंदाज से गिरे इस अफसर को देखा था। जिस्मानी तौर पर वो ऐसा नहीं था कि अगर उस पर कोई हमला हो तो वो पल भर में डस हो जाए। उन्हें तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जब कभी इस तरह के हालात में मुब्तला हों तो सरवाइव कर सकें। मगर ये तो मैं बस सांस ही भरकर रह गई थी। तो वाक़या ये है जनाब कि मेरे लिए कोई रीज़न नहीं यहाँ से निकलने का, कोई उम्मीद नहीं। एक उम्मीद पैदा हुई थी, अब वो फिर ख़त्म हो गई थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ, तारीकी में बदलना शुरू हो गया था। बाहर हवा चलना शुरू हो गई थी। हवा पहले हल्की फिर तेज़ होना शुरू हो गई थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी जैसे बाहर कोई तूफ़ान आया हो। खिड़कियाँ ज़ोर से बजती जैसे अभी टूट जाएंगी। कमरे में एकदम से खनकी भरना शुरू हो गई थी। कमरे का मौसम अब सर्द होना शुरू हो गया था। मैं इस वक्त एक जिंदा वाहद इंसान थी और दो लाशों के दरमियान बैठी थी। मौत का फरिश्ता कब मुझे आ दबोचे, ये लगता है बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये तय था, मुझे मरना है। ऐसी ही हालत में मेरे जहन में अचानक से एलसीडी पे देखने जाने वाले वो मंजर घूम रहे थे, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री था। और वहाँ एक ऐसा इंसानी ढांचा मिलता है जो जंजीरों से सर से पाँव तक जकड़ा हुआ होता है। पुराने ज़माने में कैदियों के साथ की जाने वाले जालमाना सलूक पे वो एक डॉक्यूमेंट्री थी। इंसानी ढांचा का मुंह भी जंजीरों से बांधा गया था। आखिर मैं मर जाती हूँ भूख और प्यास से। जब पूरा मीडिया मेरी लाश को देख के न्यूज़ रिपोर्टिंग करेगा तो क्या खबर लगाएगा। हवा का जोर बढ़ता ही जा रहा था। मैं अंदर बैठी इस तरीकी अपने घर से कई मील दूर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। सर्दी मेरे जिस्म और हड्डियों में घुसती ही जा रही थी। मेरे जिस्म का वो लिबास जो मेरे वजूद को छुपाने के लिए भी नाकाफ़ी था, अब मुझे राहत तो पहले भी नहीं पहुंचा रहा था, अब इतनी खनकी में मुझे और भी अज़ियत दे रहा था। मैंने तकलीफ़ और ज़ियत से आंखें बंद कर ली थीं। मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था। फिर मुझे एक अलग सी कैफियत महसूस हुई थी, वही कैफियत जिससे पहले भी मैं मुब्तला हो चुकी थी। मैं अब अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी। खोल के करना भी क्या था? मैं इस चेहरे को देखना ही नहीं चाहती थी। महसूसात के इस खेल में वो मुझे मेरे चेहरे पे महसूस हो रहा था, फिर मेरी गर्दन पे, मेरे बालों पे, कान पे। ये खेल रुक नहीं रहा था और मैं अब कोई कोशिश भी नहीं करना चाहती थी। कोशिश करने से भी क्या हासिल होता? मेरी अज़ियत के ये पल अगर मेरी मौत को लाने में जल्दी कर सकते थे तो अच्छा है कि मैं इस अज़ियतनाक पल पर से हो गुज़रूं। तुम जानती हो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। चलो एक खेल खेलते हैं, वो मेरे कान में कह रहा था। मैंने आंखें बंद किए ही इनकार में सर हिलाया था। इस खेल ने ही तो मुझे इस हालत में पहुँचाया था। ये खेल ही था जो मैंने अपने ज़िंदगी के साथ खेला था। अब मैं इस खेल से बाहर आना मेरे बस से बाहर था। इस खेल ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। हम दोनों के दरमियान ये खेल कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। ना तुम इससे दूर भाग सकती हो, ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे दूर हूँ, तुम मुर्दा, मैं ज़िंदा हूँ। तुम कोई इंसानी वजूद नहीं रखते हो, मैं एक इंसान हूँ। तुम्हारे ये खेल भी अब बेमानी हो चुके हैं। मैंने अपनी आंखें बंद किए ही इसे जवाब दिया था। बाहर तूफ़ान था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता था ये तूफ़ान सब कुछ तहस नहस करके ही छोड़ेगा। इस घर के दूसरे कमरों की खिड़कियाँ शायद खुली थीं, उनके शीशे बड़ी ज़ोर से टूटे थे। तुम्हें पता है, मेरी ज़िंदगी में एक शदीद ख्वाहिश थी, तुम्हारे मतल्लक थी। मैं तुम्हारे जिस्म को बहुत शिद्दत के साथ महसूस करना चाहता था। मैंने इस क्रेज़ को देखा था जो तुम्हें था जब मैं तुम्हें छूता था। तुम खुद में समा जाती थी। तुम्हारा ये पोशीदा असरार, इससे आगाह होना चाहता था।
अगर कोई लड़की ऐसे नहीं करती जिस तरह से तुम रद्द-ए-अमल देती थी, शर्माता हुआ घबराता हुआ सा तुम्हारा ये जिस्म मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। अगर मेरी ज़िंदगी वफा करती तो तुम देखती मेरी शिद्दत को, मेरे प्यार को। मेरे कान में सरगोशियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। मैंने बहुत कोशिश की कि इन सरगोशियों से पीछा छुड़ाने को, मगर ये हनूज़ जारी ही थीं, मुसलसल, हिजान अमेज़ सी। लेकिन ये सिर्फ़ महसूसात थीं, जैसे वो मौजूद है, मेरे जिस्म के साथ लिपटा हुआ, मुझे अपनी अहमियत का एहसास दिलाता। कानों में शिद्दत सी होती, ये सरगोशियाँ अब शदीद होती जा रही थीं। मैंने अपनी आंखें खोल दीं और हारिस का चेहरा खबासत से मुस्कुराता मुझे ही देख रहा था। हाँ, मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। इस ज़िंदगी में तो नहीं, ये मर चुका था, मगर एक परछाई के साथ, मेरे साथ था। ये मुझे दिखाई देता था, मुझे महसूस भी होता था, ऐसे जैसे हवा में बजता शोर। तुम भी ये मान लो, तुम मर चुके हो। अब मेरे जिस्म को छूना तुम्हारे बस में नहीं। मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो चिढ़ भी गया था। हाँ, जानता हूँ। काश मेरे जिस्म इस काबिल होता कि मैं तुम्हें बताता कि जज्बात की शिद्दत क्या होती है। अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात और अरमान अगर ना पूरे हों तो बंदा मर के भी कैसे भटकता रहता है। मैं तंजिया अंदाज में हंसी थी। तुम्हारे जिस्म को तो इस कुत्ते ने नोच लिया। तुम्हारे खूबसूरत जिस्म जिस पे हज़ारों लड़कियां फ़िदा थीं, एक कुत्ते ने वाकई ही किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो मेरी इस बात से तप उठा था। मत बोलो, तुम भी इस जिस्म की पुजारी थी। हाँ, अफसोस, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, मगर वो मेरे पास से उठ गया था। उसका मूड जैसे मैंने गारत कर दिया था। फिर वो कमरे में घूमना शुरू हो गया था। फिर मैंने उसे एकदम से कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। जब वो दोबारा कमरे में आया, उसके हाथ में शतरंज का वही बोर्ड था जो यूनिवर्सिटी में उठा के लाया था। वो गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई गेम खेलने वाली हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है। अब मैं कोई भी गेम नहीं खेलूँगी। तुम्हारे साथ गेम्स को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने फ़ौरन आही से उसे मतला किया, जो कि बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। उन नज़रों में वैसे ही वीरानी थी जैसे किसी भी लाश की होती हैं। वो मेरे पास आकर बेड साइड पर बैठ गया था। मैं उसे देख रही थी और वो मुझे। ये गेम वाकई ही मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, क्योंकि मेरा जिस्म वजूद तक नहीं है, मगर ये गेम तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि ये खेलेगा। वो मेरी तरफ देख के बोलता हुआ कुर्सी पे गिरे वजूद की तरफ इशारा करते हुए बोला था। मैंने बेख्तियार कुर्सी पे गिरे वजूद की तरफ देखा था, जो कि अभी अभी इस पोजीशन में था कि फिर मैंने हारिस की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तुमने एक काबिल वजूद की बात की है। ये जिस्म अभी नोचा नहीं गया, अभी मुकम्मल वजूद में है। मेरा जिस्म चलो इस काबिल नहीं, ये जिस्म इस काबिल है। मैं इसमें समा जाऊं और फिर मैं अपने अरमान और ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। वो एक बार फिर खबासा से हंसा और उसकी बात पर मेरी अंदर सर्द सी लहर उठी थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने खौफसदा नज़रों से उसे देखा था, मगर वो मकर सी हंसता रहा। तुम अब मेरी शिद्दतों को देखोगी। जिस्म मेरा नहीं होगा, लेकिन चाह मेरी होगी। तुम महसूस करोगी मुझे इसी तरह जिस तरह से पहले महसूस करती थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जज्बात शिद्दत किस लेवल की होती हैं। वो मेरे कान के करीब अपना चेहरा किए कह रहा था। मैं शिद्दत जज्बात से महज आंखें ही बंद कर सकी थी। अचानक से वो मेरे पास से उठा था और मैंने अजीब ही नज़रों से देखा था उसकी तरफ। मैं मूवीज़ में ही ऐसा देखा करती थी कि कोई किसी और के जिस्म में घुस जाता है और फिर वैसे ही कैफियत और हरकतें करता है जिस तरह से वो किसी और की जान हो। मैंने भी ऐसा ही देखा था। अचानक वो शख्स जो कुर्सी पे गिरा था, उसके जिस्म पे एक झटका सा लगा था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुईं और आंखें चपकने के बाद वो कुर्सी पे सीधा हुआ था, उठ बैठा था। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। वो पहले तो इर्द गिर्द देखता रहा था, जैसे वहाँ का माहौल समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो एकदम से कुर्सी से उठ गया था। वो अब मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें में किस तरह की ज़िंदगी महसूस नहीं हो रही थी।
वह शख्स 6 फुट से भी ऊंचा था, लेकिन उसके अंदर किसी और का वजूद था, किसी और की रूह थी। रूह या बदरूह। वह शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मेरे बेड के करीब रुका, फिर उसने मेरी टांग पे अपने हाथ रखा और फिर दूसरे पे। उसके मजबूत आहनी हाथों में जकड़ी मेरी टांगों को आहिस्ती से खोला मेरे करीब आ रहा था। मैं खौफजदा नज़रों से उसे देख रही थी, जिसकी आंखें सर्द थीं। वो डील डोल में बहुत मजबूत जिसामत का था, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह की नरमी नहीं थी। मैं एक टिक उसकी तरफ देख रही थी। जिस तरह के वाक़यात बेतरपे हो रहे थे, ये वाक़या और भी पुरअसर था। उसके हाथों की हरकत मेरी टांगों से और ऊपर हुई। अब उसने मेरी टांगों को अपने दोनों हाथों से जकड़ा और ख़ुद मेरी टांगों के दरमियान सीधा खड़ा हो गया था। बेख्तियार मेरे मुंह से सिसकी सी निकली थी, मगर उसको कौन सा मेरी परवाह थी। वो बेड पे एक पोजीशन के साथ खड़ा था। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर उसके हाथों की हरकत जो मेरे जिस्म पे मसलसल हो रही थी, वो उसका जिस्म में एक बार फिर अजीब हजानी कैफियत का शिकार होने लग गई थी। वो मुझ पे झुक आया था। उसके होंठ मेरे होंठों के करीब थे। मैं उसकी सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। फिर मेरे दिमाग में एकदम से घंटी सी बजी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पे थीं, और ये सांस लेना तो कोई जिंदा वजूद ही या इंसान ही ले सकता था। तो ये शख्स जिंदा था। ओ मेरे खुदा, क्या ये मरा नहीं था? हाँ, ये मरा नहीं था। मैं सवालों जवाब की इस कैफियत में थी कि उसका जवाब मुझे अगले ही लम्हे मिल गया था। वो भरपूर किस सूरत में था। वो मेरे होंठों को अपने होंठों में ले चुका था और मेरे जिस्म में अजीब सी हलचल सी होने लगी थी। जिस्म और दिल की तलब अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसकी ज़ुबान जिस तरह से मेरी ज़ुबान को रेंगत रही थी, वो मेरी अंधी ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। मगर इस बार मैं दिमाग से सोचना चाहती थी। ये शख्स ज़िंदा था और मैं कैद थी, और जब तक ये ज़िंदा है, यही मुझे इस कैद से रहा कर सकता है। होंठों का बोसा तवील हो चुका था, हाथों की मस्ती भी जानदार थी, लेकिन मुझे अब अपने अंदर उठते जज्बात पे काबू ही रखना था कि उसके होंठ अब सिरकते हुए मेरे चेहरे पे आ रुके थे। सुनो, मैं बोली थी। वो एक पल के लिए रुका था, और मैं यही चाहती थी कि वो रुके, मुझे देखे, और वो मुझे ही देख रहा था, जिसका यकीन मुझे उसकी आंखों में देखकर हो ही गया था। वो मेरा अलियुन नहीं था। उसकी आंखों में ज़िंदगी की रमक मौजूद थी। यानी ये मरा नहीं था, जिंदा था। उसकी आंखें सवालिया नज़रों से मुझे देख रही थीं। मैं अपने गीले होते होंठों पे एक अदा से ज़ुबान फेरी थी, और ये सब मैं जान के किया था। उसके हाथों की हरकत में मजबूती और भी सख्त हुई। तुम्हारे ये एकदम फीके से बोसे बेकार हैं, इसमें वो जोश और जज्बा मकफूद है। उसकी ज़ुबान अभी अभी खामोश थी। हाँ, जिस्म की हरकत और हाथों की सख्ती मुझे और भी सख्त लगी। इतनी सख्त कि मुझे कलाइयों की जिल्द छिलती हुई महसूस हुई थी। हथकड़ियाँ जैसे घड़ सी गई थीं। वो पूरा मुझसे लिपटा हुआ था। मैंने अपनी बात का असर उसके चेहरे पे महसूस कर लिया था। ये शख्स जब इस कमरे में आया था, इस वक्त कुछ और था। जब कुर्सी पे गिरा था और अब दोबारा जिंदा हुआ था, तब कुछ और तरह का रद्द अमल दे रहा था। क्या ये अजीब सा तजाद नहीं है? किसी शख्स की शख्सियत में वो पहले तफ्तीशी अंदाज से मुझसे पूछ रहा था इस सब के बारे में, और अब ये मुझसे सेक्स के लिए मादा हो गया था। हालांकि ये मरा भी नहीं था, महज चोट ही आई थी जिससे वो बेहोश हुआ था। बेहोशी के दौरान किसी की सोच और जज्बात बदल जाएं, ये नफ्सियात की रूह से कैसे मुमकिन है? मैं उलझी ज़रूर थी, मगर मैं अब उसकी इस सेक्स कैफियत से फ़ायदा उठाना चाहती थी। और जब वो कुछ ना बोला तो मैं फिर से बोली, तुम्हारे अंदर वो जोश और जज्बा नहीं है दरअसल, जिससे तुम मुझे वैसे छू सको जैसे कोई भी मर्द किसी भी कंवारी औरत को छूता है। मैं एक बार फिर रुकी थी। अपनी बात का असर उसके चेहरे पे महसूस करना चाहती थी, और इसका चेहरा कौन सा दूर था, मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब ही तो था। उसकी आंखों में अब उलझन थी, और मैं उसे उलझाना ही चाहती थी। तुम मुझे छुओगे?
मेरा बदन तुम्हारे दस्तरस में होगा। मेरी गर्दन, मेरे होंठ, मेरा जिस्म का सारे पार्ट्स, ये तुम अपनी मोहब्बत की मेहर सुप्त करोगे। मेरा जिस्म अगर तुम अपनी ख्वाहिशात की नज़र करोगे तो तुम नहीं चाहते कि तुम भी वैसा ही महसूस करो जैसा कि कोई भी मर्द किसी भी औरत से जवाब में वही चाहता है, वही नरमाहट। उसकी आंखों में अभी जो जुनूनी सी कैफियत थी, एक हल्की सी नरमी में महसूस हो रही थी। मेरे जिस्म पे सख्ती उसके जिस्म के किसी कदर कम हुई थी। तुम अगर मेरे होंठों पे बोसे दोगे तो उसकी लज्जत को तुम तब तक महसूस नहीं कर सकोगे जब मैं तुम्हारे होंठों की सख्त गिरफ्त को अपनी नरमी से गिरफ्त में ना ले लूँ। इस सख्ती और नरमी के अमल से ही हमारे दरमियान वो जज्बा पैदा हो सकता है जिसके ख्वाह तुम हो रहे हो। मगर मेरी तरफ तुम किस तरह का वो जज्बा मकफूद पाते होगे। तुमने सोचा ये क्यों है? मैं उसको अपनी बातों के जाल में ला रही थी। बात करते करते अब सवालिया लहजे में उससे पूछ रही थी, तुम नहीं चाहते जब तुम मेरे होंठों को चूमो तो मैं तुम्हारी गर्दन और तुम्हारे इन मजबूत कंधों पे अपनी बाजू का हल्का सा बना दूं, जिससे तुम्हारे अंदर जोश भर जाए। जब तुम अपने लब मेरे जिस्म पे रक्सा करो, मैं तुम्हारे जिस्म पे वैसे ही नरमी से हाथ फेरूं जिस तरह की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है। तुम नहीं चाहोगे कि जब मैं ये लिबास रिमूव करूं तो तब मैं भी तुम्हारे जिस्म की वो सख्त सी बॉडी देखने के लिए, तुम्हारी ये शर्ट रिमूव करने के लिए बेताबी से बढ़ूंगी। क्या तुम ये सब मुझसे नहीं करवाना चाहोगे? वो अजीब प्यासी नज़रों से अब मुझे देख रहा था। मैं उसके जज्बात को भड़का रही थी, जिसका पता मुझे उसका दिल दे रहा था, जो 180 की रफ्तार से धड़क रहा था। शायद मैंने उसे अपने करीब से थोड़ा सा दूर होता महसूस किया। उसकी टांगें जो मेरे टांगों जैसे फिक्स ही हो गई थीं, गिरफ्त कम हुई। वो कुछ पल के लिए रुका, यूं ही इसी पोजीशन पे, और फिर मेरी सांस भी रुकी। मैं फिर बोली उसकी आंखों में, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जिस्म की सख्ती महसूस करूं, तुम्हारे जिस्म को अपने नरम जिस्म में समो लूं, तुम्हारे मजबूत बैग पे मेरे हाथ हों नरमो कोमल से, तो मुझे खोल दो ताकि मैं तुम्हें वैसी ही गर्माहट फील करवाऊं जिसकी तलब तुम्हें मुझसे है, वरना तुम प्यासे रह जाओगे। आखिर में मैंने जैसे उसे वार्न किया था, जैसे वो पता नहीं क्या मिस कर जाएगा। यहाँ मेरा अंदाज बड़ा दिलरुबा सा था, जिसके झांसे में वो आ गया था। वो बेख्तियार वो मुझ पर से उठा था और कमरे में मौजूद कोई कटर शायद ढूंढने लगा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे किसी दराज में से कटर तो नहीं मिला, हाँ चाबी ज़रूर मिल गई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैं चाहती थी कि मैं आज़ाद हो जाऊं, ये शख्स मेरी कलाइयों को आज़ाद कर दे। हथकड़ी में चाबी लगी और क्लिक से साथ वो खुल गई। मैं बेख्तियार अपनी कलाइयों को आज़ाद महसूस किया और झटके से नीचे ले आई थी। मेरे अंदर जैसे खुशी सी भर गई थी, आंखों में जैसे आंसू आना शुरू हो गए थे। वो अब मेरी दूसरी कलाई थाम कर हथकड़ी को खोल रहा था। आज़ाद होते ही मैंने अपनी बाहों को अपने ही हल्के में ले लिया था और खुशी से बेख्तियार होना शुरू हो गई थी। पानी, पानी मिल सकता है? मैं पता नहीं कितनी ही देर रोती रही थी। अचानक से मुझे अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। प्यास की शिद्दत से जैसे मेरे हल्क में कांटे से उग आए थे। वो सर हिलाता जैसे बाहर चला गया था। कमरे में जब आया तो हाथ में उसके पानी और कुछ स्नैक्स की ट्रे थी। उसने ट्रे जैसे ही बेड पर रखी, मैं जैसे भूखों की तरह ट्रे पे झपट पड़ी थी। पानी पी के पेट की भूख जब मिट गई तो मेरा दिमाग एकदम से अलर्ट हो चुका था। वो शख्स बहुत गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों में क्या था? वो मुझसे क्या चाहता था? मैं उसे जज्बात के अंधे खेल में धकेल चुकी थी। मैं आज़ाद तो हो चुकी थी, मगर सामने उस तूफान जो ठाठे मार रहा था, उससे कैसे नबर्द आज़ाद हो सकती थी। बाहर बिजली बड़े ज़ोर से गिरी थी। मैं भागती ही जा रही थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे नंगे पैरों में शदीद खराशें आई थीं। पैरों के ये ज़ख्म मुझे मज़ीद भागने भी नहीं दे रहे थे। मेरे पीछे भारी कदमों की आवाज़ अभी भी आ रही थी।
एक गाड़ी को मैंने देखा था। ये गाड़ी हारस के घर से थोड़ा सा करीब ही थी। मैंने इस गाड़ी के करीब बढ़ना शुरू कर दिया था। किसी न किसी तरह मैं गाड़ी के करीब पहुंच ही गई थी। गाड़ी के करीब जैसे ही मैं पहुंची, गाड़ी के दरवाजे पे जैसे ही मैंने हाथ रखा, एक बारी हाथ ने मेरे हाथ पे अपना मजबूत हाथ रख दिया था। मेरे अंदर सनसनाहट सी हुई थी। मैंने बेख्तियार उस हाथ से होते हुए चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा जुनूनी जज्बा था। ये पागलपन था। मैं कितना भी भाग लेती, मगर मैं भाग के जाती भी तो कहाँ। मैं अपने घर से कई मील दूर थी। ये इलाका भी वीरान था। इर्द गिर्द भी किसी आबादी का नामो निशान नहीं था। मैं किसी को मदद के लिए पुकार सकती या वहाँ जा सकती। भागने का कोई फ़ायदा नहीं जाने मन, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगी मुझे ही पाओगी। इसलिए ज़िद छोड़ दो, बाहों में आ जाओ। यहाँ तुम्हारी आरामगाह और मंजिल है। वो जैसे फाते था। मैं शिकस्त खूरदा नज़रों से उसको देख रही थी। अचानक से मेरे मुंह से वो निकला जिसकी तवक्का मुझे भी नहीं थी। लेट्स प्ले द गेम। गेम? वो हैरानी से बोला। विच वन? इस जंगल में 3 लोग थे, 2 जिंदा, 1 मुर्दा। मुर्दा शख्स मेरी जान नहीं छोड़ रहा था। उससे जान छुड़ाने के लिए मुझे अब उसी की तकनीक से काम लेना होगा। ये बात मैं समझ चुकी थी। मुर्दा चीज़ें अपनी खुशो हवास में नहीं होती। हाँ, ये भटकती ज़रूर रहती हैं। अगर उन्हें भटकाना ही है तो क्यों ना अकल से काम लिया जाए। तुम्हें गेम्स खेलना बहुत पसंद है ना? सो ये भी कुछ ऐसी ही गेम है। मैंने बड़े ख्वाबनाक लहजा बनाते हुए कहा। वो शख्स सीधा खड़ा हो गया था। मैं गाड़ी के साथ टेक लगा के खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में देखती हुई जैसे हारस की भटकी हुई रूह देख रही हूँ। मैं हर तरह की गेम्स तुम्हारे साथ खेल लूँगी, तुम हामी तो भरो। उसका अब एक हाथ गाड़ी पे और एक हाथ गाड़ी की दूसरी साइड पे था और दरमियान में मैं थी। यानी कोई भी राह नहीं बचती थी। बारिश अब हल्की होना शुरू हो गई थी। मैं तो भीगी सो भीगी, वो भी भीगा हुआ था। शर्ट में से झांकता उसका मजबूत बॉडी बिल्डर टाइप जिस्म और दोनों बाजू मेरे इर्द गिर्द थे। घने बाल माथे पे चिपके हुए थे। आंखों में मुसलसल पड़ती बारिश उस शख्स को और भी नुमायां कर रही थी। रात की बारिशें बहुत पुरअसरार होती हैं, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था। वो मुसलसल मुझे घूरे ही जा रहा था। हामी का क्या सवाल, जबकि ये गेम मेरी तरफ से होगी, मगर इसको पूरा तुमने करना होगा। मैं तुम्हारे साथ दूंगा। ये गेम जितना आसान है, मगर उसको अंजाम पहुंचाना ही दरअसल उसका हुस्न भी था और इख्तिताम भी। गेम जब एंड हो जाएगी तो तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी मैं उसको पूरा करूंगी। ओके, डन हो गया। मैं उस गेम को पूरा करूंगा। बोलो क्या करना होगा। वो मज़ीद मेरे करीब हुआ। मैंने एक उंगली से उसे पुश किया था। कितनी अजीब थी ना ये बात। अभी कुछ देर पहले वो मेरे पीछे दीवानों की तरह पड़ा था। अब बड़े दोस्ताना अंदाज में हम खड़े बातें कर रहे थे। लेकिन ये सब मुमकिन था क्योंकि हालात मेरे लिए बुरे थे। मेरे अपने पैदा करदा थे। अब उनका रुख भी मुझे ही मोड़ना था। धीरज, ये गेम कोई आम गेम नहीं है। इस गेम में मैं और तुम ही हैं बस, और हम दोनों ही खिलाड़ी हैं। कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है कि तुम साथ होगी और ये गेम हम दोनों के बीच होगी। मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। तुम बताओ गेम क्या है? वो बहुत बेताब था और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं वक्त ही तो चाहती थी, बहुत सा वक्त। अब वक्त पे ही तो मैंने तकिया करके बैठी थी। इस गेम में 2 पॉइंट्स हैं, आखिरी भी और हतमी भी, और वो हैं जोश और होश। गेम ये है कि तुम और मैं इस गाड़ी में सेक्स गेम खेलेंगे, और ये सेक्स गेम ऐसा होगा कि गाड़ी तुम ड्राइव करनी होगी और मैं तुम्हारी फ्रंट सीट पर बैठ के तुम्हारे जोश को बढ़ाऊंगी। मगर तुम्हें होश से काम लेना होगा। तुम मेरी हरकतों पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दोगे। तुमको बस गाड़ी ड्राइव करनी है। मैंने जाल फेंक दिया है, अब मछली के फंसने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे मंजूर है, मैं गेम खेलूँगा। और शिकार फंस गया था। ओ, गाड़ी की चाबी तो घर के अंदर ही है। गाड़ी कैसे ड्राइव करेंगे? उसने जैसे परेशानी से मुझे इतला दी थी। कोई बात नहीं, चाबी हम ले आते हैं।
मैंने जैसे ये मुश्किल भी हल कर दी थी। मैं और वो अब इस मनहूस घर की तरफ चल पड़े थे। वो घर के अंदर चला गया था और मैं बाहर खड़ी थी कि अचानक वो शिकारी काला कुत्ता मेरे पास आ गया। मैं उसे ही ढूंढ रही थी। मैंने अपने पास पड़ी लोहे की चेन उसके गले में बांधने लगी थी। फिर जब उस काम से फारग हुई तो मैंने उस कुत्ते को लेकर घर के उसी कमरे में चली गई जहाँ पे हारस की जगह जगह से नोची हुई बदबूदार लाश पड़ी थी। मैंने नफरत भरे अंदाज से उसकी तरफ देखा था। फिर मैंने कुत्ते की लंबी जंजीर को बेड के पाए के साथ बांध के फारग हुई तो मैं कमरे से बाहर आ गई और कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया था तो ये इंसानियत से गिरा हुआ अमल, मगर मैं जिस जहनी कैफियत का शिकार थी मुझे उस वक्त यही ठीक लग रहा था। मैं उस वक्त जिस जहनी दबाव का शिकार हो रही थी मुझे बस इस मनहूस जगह से निकलना था। वो शख्स चाबी हाथ में लिए मेरे पास आ गया। मैं उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। गाड़ी में बैठते हुए मैं एक आखिरी नज़र इस वीरान घर पे डालते हुए और लानत बेचते हुए एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली थी। मुझे यकीन था जब मैं हारस के साथ उस घर में दाखिल हुई थी तो उस घर ने भी ऐसे ही तंजिया मुस्कुराहट से मुझ पर उछाली होगी। कार स्टार्ट हो चुकी थी। कार में खामोशी थी। स्याह काली रात का उस वक्त कौन सा पहर था? शायद रात के 2 का टाइम था। कार धीमी रफ्तार से सड़क पे चल रही थी। कार के वाइपर्स मुसलसल चल रहे थे। बारिश तेज़ थी। तो गेम स्टार्ट करें? उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं चौंकी थी। हाँ, गेम मुझे स्टार्ट करना होगा, मगर अगर तुमने होश खो दिया तो? नहीं खोता यार होश, क्योंकि इस गेम के बाद मेरे अंदर जो तूफान जिसका बंद मैं बांध के रखा होगा, जब तुम पे जाहिर करूँगा तो तुम होश ज़रूर खो दोगी। मैं मसनूई तौर पर खिलखिला के हंस पड़ी थी। कार अब सीध में चल पड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता जाने बचाने रास्ते पे कार की लाइट सड़क पे जब पड़ती तो बारिश की बौछार और पानी अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। ओके, हाथ इधर दो। मैंने अपने हाथ की हथेली को खोला था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और अपना बायां हाथ मेरी हथेली पे रख दिया। तुम वादा करो कि तुम कुछ नहीं करोगे। तुम आराम से गाड़ी ड्राइव करोगे, अच्छे बच्चों की तरह। मैं जितना इस गेम को डिले कर सकती थी मैं कर रही थी। ये डिलेइंग टेक्निक्स बहुत ज़रूरी थी। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं सिर्फ गाड़ी ड्राइव करने पे ही ध्यान दूंगा। कोई मेरे साथ क्या करता है मैं इस पे कोई रद्द-ए-अमल तो क्या ध्यान तक नहीं दूंगा। उसके हाथ को मैंने दूसरे हाथ के ज़रिए थपथपाने के बाद छोड़ दिया था। ओके, हमारी गेम शुरू होती है अब। मैंने जैसे कोई फायर छोड़ा हो। मेरा अंदाज कुछ ऐसा ही था। वो शौक नज़रों से अब मेरी तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में किस तरह की वैरानी और मर्दानी नहीं थी। 1-2 पल के लिए मैंने अपना सांस बहाल किया और मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली थी और थोड़ा सा खिसकते हुए जैसे उसके करीब हुई। मैंने उसकी तरफ देखा था। वो सामने सीधा देखते हुए ड्राइव कर रहा था, बज़ाहिर अनजान बना, होंठों को अपनी हंसी को रोकते हुए। बिलाशबा ये शख्स बहुत हैंडसम था। बाजू और हाथ मजबूत थे। हाथ बड़े दिलकश लग रहे थे। स्टीयरिंग व्हील को थामे मजबूत हाथ और उनकी उंगलियां। मैंने अपने दाहिने हाथ को उसे बाहने हाथ से पे ऐसे रखा कि उसकी उंगलियों के नाखूनों पे अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाया। फिर मेरी उंगलियों ने सिरकना शुरू कर दिया। उंगलियों की यह शरारत में कुछ पल करती रही। फिर यही शरारत मैंने उसके ऊपरी हाथों पे की। फिर मैंने उसके बाजू पे अपनी उंगलियों की मदद से फेरती हुई उसकी शर्ट में उसे झांकते मसल्स पे अपनी उंगलियों को रोक दिया था। ये मूवमेंट मैंने जान के की थी, उसके रद्द-ए-अमल को देखने के लिए, मगर वो अपने वादे का पाबंद सीध में ही नजरें जमाए गाड़ी को भगा रहा था। इर्द गिर्द अभी भी दरख्त थे। गाड़ी की रफ्तार अभी भी तेज़ नहीं थी। मैंने उसे बाजुओं के मसल्स पे अपनी नरम हाथों पर खोला कि उन मसल्स को अपने हाथों में भर लिया था। मैं थोड़ा सा उसके मज़ीद करीब हुई। बाहर बारिश हल्की हल्की हो रही थी। गाड़ी के वाइपर्स अब हल्की रफ्तार पकड़ चुके थे। टाइम अभी भी मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो चुका था।
अपने हाथ की इस हरकत में मैंने रोक दिया था। फिर मैंने कुछ सोच के अपनी इसी हाथ को हरकत में लाते हुए उसके बाजू के मसल्स को अपनी मुट्ठी में जैसे भींचा था। रद्द अमल के लिए मैंने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी नज़रें अभी भी सामने सड़क पर थीं। फिर मेरे इसी हाथ ने सिरकना शुरू किया और मैं उसके मजबूत और सख्त शोल्डर्स पे हाथ फेरा था, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हुआ था। लेकिन गाड़ी ने हल्की सी रफ्तार ज़रूर पकड़ी थी। हल्की सी कपकपाहट मैंने उसके जिस्म में उठती महसूस की थी, शायद बारिश में भीगने की वजह से। कपड़े उसके भी सारे गीले थे। मेरा हाथ अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था, फिर बालों तक। मैंने उसके बालों में उंगलियां से चलाई थीं। उसके बालों को अपनी उंगलियों की मदद से संवारती, उसके माथे पे आए बालों को हटाती, जैसे उसका जोश बढ़ा रही थी। हल्की सी सांस उसकी तेज़ हुई, साथ में कार की रफ्तार भी। मैं उसके अब बिल्कुल करीब आ गई थी, इतना करीब कि मेरा बाजू अब उसके दाहिने शोल्डर्स पे था और मेरा दूसरा हाथ उसके स्टीयरिंग व्हील पे, हाथों पे तक मसाज करता हुआ, और मेरा सर उसके कंधे पे। गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ी थी और मैं दिल ही दिल में कहके लगा रही थी, मर्द चाहे ज़िंदा हो या मुर्दा, मर्द जो खुद को बहुत मजबूत चीज़ समझता है, औरत की कुर्बत के सामने काठ का उल्लू ही होता है। मैंने अपने सर को उसके कंधे पर से उठाया था और उसकी ऊंची लंबी गर्दन पे अपनी गर्म सांसों को फूंक सी मारी थी। रद्द अमल हस्बे तवक्का मैंने उसके मजबूत हाथों को स्टीयरिंग व्हील को बड़ी मजबूती से जैसे झकड़ते हुए महसूस किया था। वो जैसे खुद पे जब्त कर रहा था। मैं जानती थी वो जब्त के इंतहाओं को छूने लगेगा। जिस्म तुम जिसका मर्जी लो, मगर तुम्हारे कमीनेपन को मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ हारिस। मैंने अपने सर को दोबारा उसके कंधे पे रखते हुए तंजिया अंदाज में सोचा था। गाड़ी अब रफ्तार दरख्तों की उन कतारों को पीछे छोड़ आई थी जो घने थे। गाड़ी की लाइट्स ने अब इन दरख्तों को दिखाना शुरू कर दिया था, जो कि कम तादाद में थी, यानी हम जंगल को पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे। मैंने अब अपना वो हाथ जो उसके हाथों में था अब उसकी रानों पे रखा था। जीन्स की सतह पे हाथ फेरती मैं ज़रूर उसके अंदर हलचल तो पैदा कर रही थी, इसलिए गाड़ी अब नॉर्मल रफ्तार पे आ गई थी। मैं अपने हाथों को यूं ही हरकत देती, उसके घुटनों तक और फिर ऊपर तक। ये सब मैंने मजबूरी की वजह से ही कर रही थी, वरना मैं कभी ऐसा सोचती भी ना। जो मैं हारिस के साथ करने लगी थी और उसके नताइज कितने भयानक थे, उसके बाद मैं अगर ऐसा कुछ कर भी रही थी तो महज अपनी जान बख्शी के लिए। मेरे हाथों की शोखियाँ अब और भी बढ़ना शुरू हो गई थी, जिससे उसका जिस्म ज़रूर चाहता होगा मुझे मसल के रख दे, मगर ये खेल उसको मैं मजबूर और बेबस कर चुकी थी। फिर मैंने अपना सर उसके कंधे से उठाया और अपने चेहरे को उसकी गर्दन के बिल्कुल पास ले गई। रानों से हाथ अब उसकी चेस्ट पे था, मेरे लब उसकी मजबूत गर्दन की जिल्द पे। मैंने अपने होंठ अभी उसकी गर्दन पे ही रखे थे। गाड़ी एक पल के लिए अनबैलेंस हुई थी और मैंने जैसे ही अब उसके जिस्म बड़ी मजबूती से पकड़ा, वरना मैं भी गिर पड़ती। गाड़ी ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी थी। मैं कुछ देर यूं ही इसी पोजीशन में रही, मेरा जिस्म जैसे उसके सहारे पे था। मैं अब सोच में पड़ गई थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो मैं हासिल कर चुकी थी वो मेरे लिए काफ़ी था। आबादी जिसका कुछ देर पहले नामो निशान नहीं था, उसकी छोड़ी चेस्ट पे हाथ फेरते हुए मैं अपनी खुशी को छुपाने के लिए उसके कंधे पे झुक गई थी और बेख्तियारी से मैं उसकी गर्दन को चूमने लगी थी। मेरी ये वाली हरकत सरासर ओवर एक्टिंग थी। इस हरकत में मेरी इख्तियारी कैफियत शामिल नहीं थी। गाड़ी एक बार फिर बेकाबू हुई। मेरे चूमते हुए लब भी बेख्तियार रुके और मैं जो इसको मजबूती से थामे हुए थी सीधा उसके सामने आ रही थी। उसने भी जैसे गाड़ी संभालने के बाद मुझे भी संभाल लिया हो। अब ये सिचुएशन थी कि मैं उसके सामने थी और उसे सामने देखने के लिए भी मुझे साइड पे करना पड़ा। मैंने उसकी बाहों को से निकलने की कोशिश की, मगर तुमने मेरे होश उड़ाने थे। लगता है तुम्हारे होश उड़ने लगे हैं मेरी कुर्बत से।
क्या मैं उसे तुम्हारी हार समझूं? क्या तुम्हारा जोश मान पड़ गया? गाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं मंजिल के बहुत करीब थी। ये खेल के आखिरी मराहल थे। अगर मैं अपनी कम अकली से ये आखिरी मराहल आसानी से तय कर गई तो सारी गेम मेरे हाथ में होगी। मैं हारिस का असली रूप ही तो सामने लाना चाहती थी। सो अगर ये बेहुदा सिचुएशन जिसमें मैं फंस गई थी, इसे निकलने ही तो वाली हूँ। मैं बड़े दिलबराना अंदाज से उसके साथ लगी थी और अपना सर उसे सीने के साथ लगा लिया और उसकी गर्दन पे अपनी बाहों को का हल्का सा बना लिया। जोश में तुम आओगे, होश तुम खो दोगे, हारोगे तो तुम ही। जीत इस बार मेरी ही होगी। मैंने उसके सीने पे अपना सर रखते हुए जवाब दिया था। मैं उस वक्त नीम बरहना हालत में थी। मेरे जिस्म पे हारिस का दिया हुआ तोहफा ही था। मेरी लेग्स उसकी सीट पर थीं। किसी सेक्स गर्ल की मानद अगर हमें ऐसी हालत में कोई देखता तो हम यकीनन धर लिए जाते, क्योंकि अक्का दुक्का गाड़ियाँ हमारी गाड़ी को क्रॉस करने लगी थीं। ये यकीनन वो रोड थी जिस पे हारिस के साथ मैं गई थी। अब अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। अचानक हल्की हल्की सी थरथराहट उस शख्स के जिस्म में हुई। मैं जो उसके सीने पे सर रखे हुए थी, उसके दिल की रफ्तार को बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। मेरे कानों में उसकी आवाज़ बहुत वाज़िया सुनाई दे रही थी। उस कुत्ते ने अपना काम शुरू कर दिया था। कार एक बार फिर बेकाबू हुई। उस शख्स का धड़कता हुआ जिस्म अब ज़्यादा धड़कना शुरू हो गया था। उस शख्स ने बड़ी ज़ोर से मुझे अपने साथ खींचा था। कार बेकाबू हो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे पे नज़रें जमाने की बजाय कार की ब्रेक पे अपने उल्टे पाँव रखे थे कि कार बेकाबू थी। रुकती भी कैसे? मेरा सर उसके सीने के साथ लगा था। उस शख्स का मुंह अचानक से खुला था और अजीब सी आवाज़ें उसके गले से निकलना शुरू हो गई थीं। मगर मैंने ज़्यादा देर तक उस पर ध्यान ही कहाँ दिया था। गाड़ी पता नहीं किस चीज़ से टकराई थी कि मुझे होश ही नहीं रहा था। मैं कुछ सोच पाती कि आंखें बंद होने से पहले वो शख्स बाहों की कैद में ही था। यकीन नहीं होता कि सर हारून एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर एक यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये लड़की वही तो नहीं जो सारा के मर्डर जिस केस की तहकीकात हारून सर कर रहे थे, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरी आंखें हल्की हल्की खुलना शुरू हो गई थी। मैंने ये आवाज़ सुनी थी। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। सर हारून तो बड़े रिजर्व और लड़कियों से दूर भागते थे, और इस हालत में तुम्हें पता है हारून सर की वीडियो भी किसी मनचले ने बना ली थी। मगर खुशकिस्मती से हारून सर का चेहरा इसमें नहीं आया। हाँ, इस लड़की का चेहरा थोड़ा सा ज़रूर आया है। ये तो हमारे डीजी साहब हैं, जिसकी वजह से ये वीडियोस मज़ीद वायरल होने से बच गईं। वरना अगर चेहरा आ जाता तो हारून सर का कोर्ट मार्शल तो यकीनी था। वो दूसरी लड़की शायद इस इंटेलिजेंस सीक्रेट अदारे से थी। मगर मैं मज़ीद कुछ भी सोच नहीं पाई थी। मेरी आंखें फिर से बंद हो गई थीं। मेरे जिस्म में शदीद तकलीफ़ हो रही थी। सारा के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी थी, जिसमें कातिल हारिस को ही नामज़द किया गया था। तहकीकात के दौरान जो बात सामने आई थी वो बहुत होलनाक थी। वुमेन ट्रैफिकिंग में हारिस इन्वॉल्व था। हारिस लड़कियों के साथ महज लज्जत हासिल करने के लिए ही सेक्स गेम्स नहीं खेलता था। असल मकसद तो लड़कियों की बोली लगाई जाती थी, और जो इससे इनकार करती थी वो मार दी जाती थी। इस बिज़नेस में सिर्फ हारिस ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली ही मुलव्वस थी। वो लड़कियों के जिस्म को बांधते, उनको ऐसे लिबास पहनाया जाता जिससे वो लड़कियां नहीं बल्कि किसी जानवर से मुशाबह दिखती थीं। वो घर वहाँ पे सेक्स पार्टीज रखी जाती थीं। सारा के साथ भी यही सब किया गया था। पहले उसे जिस्म को नुमाइश के लिए पेश किया गया। फिर जब हारिस के साथ उसने चंद रातें गुजारने के बाद उसे इस सारी गेम का अंदाज़ा होना शुरू हुआ तो उसने चालाकी से उन जराइम की वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। मगर बदकिस्मती से हारिस के बाप ने सारा को पकड़ लिया। फिर हारिस की माँ के सामने हारिस और उस बाप ने उसका रेप किया। जब वो चीखी चलाई तो उसके जिस्म नाजुक अज़ा को काटना शुरू कर दिया था। ये सब उन्होंने एक वीडियो की शक्ल दे दी थी, जिससे बोली लगाने वाले हजरात को थमाई गई।
कि जो सऊदी अरब में बहुत बड़ा प्रिंस था, वो इस तरह के वीडियोस को पता नहीं कौन सी जिनसी तस्कीन चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस का बिज़नेस करते हैं। लेकिन गलती इनसे ये हुई कि उन्होंने सारा की लाश को ठिकाने लगाने की बजाय कहीं फेंक दिया था, और ये भी भूल गए थे कि सारा का बाप एक बहुत बड़ा अफसर है जिसकी पहुंच इंटेलिजेंस के अदारों के साथ थी। मेरे सामने सारा के मर्डर की वो तहकीकात पेपर्स पड़े थे जिसकी ऐनी शाहद तो मैं भी थी। इन तहकीकात के दौरान मेरा नाम किसी ने जानबूझ के निकाल दिया था। मेरे वो कपड़े जो उस मनहूस घर में पहन के गई थी वो भी इन तहकीकात का हिस्सा नहीं बनाए गए थे। मैं हैरान थी, सब किसने किया? हालांकि मेरे फुटप्रिंट्स तो बहुत वाज़िया होंगे वहाँ पे, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ था किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। 3 महीने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में आई थी बुरके में। मुझे अब अपने जिस्म को छुपाने के लिए उसकी ज़रूरत थी। इस जिस्म को जिसको किसी मर्द ने छू लिया था, जिसको इख्तियार मैंने खुद दिया था। यूनिवर्सिटी में अभी भी हारिस के भयानक रूप को डिस्कस किया जाता था, क्योंकि मीडिया और ह्यूमन राइट्स वालों ने जिस तरह से मामले को उछाला था, उसके बाद ये मौजू लाइमलाइट पर बन चुका था। लेकिन मैं अब इससे कान बंद करके निकल आती थी। मैं लाइब्रेरी में बैठी होती थी, एक किताब को हाथ में पकड़े बेध्यानी के साथ। किताब मेरे हाथ में थी और ख्यालात का शोर मेरे जहन में अभी तक मंडला रहा था कि मैंने अपने पास किसी कुर्सी घसीटते आवाज़ सुनी। मैंने बेख्तियार अपनी पास एक आदमी को बैठते हुए देखा। मेरे ख्याल में लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पे आराम से बैठ के बात की जा सकती है। मैं टुक की तरफ देख रही थी। तुम पहले भी मेरे पास आ चुके हो। मेरा पहले भी जवाब इनकार था। मैं अब भी इनकार करती हूँ। मैंने अपनी किताबें अपने बैग में डालना शुरू कर दी थी। उस इनकार की वजह मुझे तो समझ नहीं आती है। मैंने कोई भी जवाब दिए बगैर उसे छोड़ के आ गई थी। मेरी वैन आ चुकी थी। ये शख्स जिसका नाम हारून अहमद है, मुझे सारा के मर्डर में की गई तहकीकात से साफ तरीके से बचा चुका था। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसे जब पता चला कि उसकी कार में जो लड़की नीम बरहना हालत में थी वो मैं थी, तो ये तो जैसे मेरे सर हो गया था। मैं पहले तो खौफजदगी के हालत में थी। शायद हारिस की परछाई अभी भी उसके अंदर मौजूद होगी, मगर उसने खरीद के सवाल किए तो मैं भी जो सच था वो सामने ले आई थी। पहले तो वो हैरान हुआ था, मुझे पागल या नफसियाती मरीज़ समझा था, मगर फिर जब वो 2-3 दिन बाद दोबारा मेरे पास आया तो कुछ बदला सा था। उसे शायद मेरी बात पे यकीन आना शुरू हो गया था। फिर उसने मेरी ही बयान से तहकीकात का रुख दुरुस्त सिमत की तरफ मोड़ा, जिससे उसके आला अफसरान को दोबारा एतमाद बहाल हुआ। लेकिन बहुत सारी बातें जो मेरे मतलब थीं वो उसने सामने नहीं लाई थीं। और उसकी वजह क्या थी? वो वही चीप गेम थी जिसका शिकार मैंने उसे बनाया था। खेल खेलते खेलते मैं ये बात भूल ही गई थी कि वो एक इंसान भी है, जिंदा जज्बात और एहसासात रखने वाला। मेरे लम्स का उसका जिस्म लाशऊर में बिठा चुका था, और बदकिस्मती से ये उसे याद भी था। वो मेरे पास आता था मुझसे मेरा वजूद मांगने, मगर मैं क्या करती? मुझे अभी भी उसे जिस्म में हारिस की रूह नज़र आती थी, किसी परछाई की तरह जिसे मैंने उस कमरे में बंद कर आई थी, उस कुत्ते के साथ जिसकी वो लाश को वो नोच नोच खाता था। क्योंकि ऐसे ही तो उसकी रूह जो भटक रही थी कहीं पार लगती। जिस्म के इस खेल ने मेरे साथ जो खेल खेला था, मैं रोज़ हारून की शक्ल में देखती हूँ, जो किसी असेब की तरह मेरा पीछा करता है, मगर मेरा इनकार भी उसके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं करता है। यहीं पे इसका इख्तिताम होता है। मज़ीद नावल्स को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई नावल अच्छा लगता है तो आप उसको नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो नावल है वो हम उसी का शुरू करेंगे, ठीक है।